नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देशद्रोह के बारे में। फिर एक बार ये मामला बहुत अधिक चर्चाओं में आया है और आप सभी लोगों को यहाँ पर यह समझना होगा कि कहीं जाने अनजाने में आप में से भी कुछ लोग ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, ये आपके परिवार या मित्रों में से किसी ने ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसकी वजह से उनके ऊपर भी ऐसा कोई मुकदमा लगे जो उनके भविष्य को पूर्णतः समाप्त कर दे। तो देखिए घटना क्या थी, घटना है हमारे वर्ल्ड कप से जुड़ी। सभी को याद है ना 19 नवंबर का दिन, कैसे ही भूल सकते हैं ना कि किस प्रकार से भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल मैच में हार गया था। लगातार मैच जीते हम लोगों ने और अंतिम मैच में हम लोग हार गए। सभी को बहुत दुख हुआ था, लेकिन इस पूरे दुख के माहौल में हमारे देश में एक ऐसा स्थान था जहां पे जश्न मनाया जा रहा था। तो वह स्थान कौन सा है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कश्मीर में यह इंसिडेंट हुआ। कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ यूनिवर्सिटी में 7 छात्र थे जो पूरे के पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे और वहाँ पर एक जश्न का माहौल था भारत की हार के बाद। साथ ही पाकिस्तान समर्थित नारे भी लगाए गए जो अपने आप में गंभीर चिंता का विषय था। साथ ही वहाँ पर ऐसे लोग जिन छात्रों ने उनके द्वारा किए जा रहे इस कार्य का विरोध किया, उन छात्रों के ऊपर दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, उन्हें गोली मारने तक की धमकी भी दे दी गई। और उस दौरान जो उनकी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी के डीन ने भी इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की और यह पूरा मामला हम सभी लोगों के सामने आया। तो हर एक मामले पे विस्तार चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग जानें एक प्रश्न के बारे में कि परीक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है प्रीलिम्स में तो किस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो देखिए, यदि आप लोग आंसर पहले ही जानते हैं तो आंसर बस कमेंट कर दीजिए, और यदि नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हर एक बात आपको आज इस वीडियो में बताई जाएगी। तो देखिए, यह जो इंसिडेंट हुआ है यह कश्मीर के गांदरबल जिले के अंदर एक कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है जिसका नाम है शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि यह जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में वर्तमान में लगभग 300 स्टूडेंट हैं। अगर इन 300 स्टूडेंट्स की स्थिति हम समझें तो इनमें से लगभग 40 से 50 ही ऐसे हैं जो स्टूडेंट किसी और राज्य से आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 300 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 40 से 50 स्टूडेंट अन्य राज्यों, जिनमें शामिल है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या और कोई राज्य। ठीक है, अब क्या हुआ कि जिस समय फाइनल मैच हुआ वर्ल्ड कप का, ठीक है 19 नवंबर को, तो सभी को वैसे तो पहले ही पता लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना अधिक है, क्योंकि शुरुआती 10 ओवर के अंदर मात्र 3 विकेट गिरे। उसके बाद ओवर पे ओवर बीतते चले गए और हम कोई विकेट नहीं ले पा रहे थे और उनका रन रेट भी बहुत मामूली सा था, जिसको देख के लग रहा था कि विकेट आएंगे तो हो सकता है कि मैच पलटे, अदरवाइज कुछ नहीं हो। ठीक है, फिर भी मैच पूर्णतः समाप्त हुआ और पूरी तरह से वहाँ पर जश्न का माहौल बन गया। जिस समय वहाँ जश्न का माहौल बना तो ऐसी स्थिति बनी कि जो मुख्य रूप से कश्मीर के लोग थे, लगभग मान के चलते हैं हम संख्या उनकी 200 रही, तो जो 200 विद्यार्थी थे इस यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने वहाँ पे पूरा जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया इस पूरे इंसिडेंट को। बम पटाखे वहाँ पर फोड़े और बम पटाखे फोड़ने के साथ साथ वहाँ पर इन्होंने और जिस भी तरह से पार्टी कर सकते थे पूरा एंजॉय किया। अब जिस समय यहाँ पर एंजॉय चल रहा था तो जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स में से कुछ लोगों ने विरोध भी किया। जनरली होता है, लोग बोल देते हैं। तो जब यह लोग देख रहे थे तो इन लोगों ने यह आपत्ति जताई कि हम भारत में हैं, हमें कायदे से भारत का समर्थन करना चाहिए और भारत की हार है, यह हमारे लिए दुख का विषय है, पीड़ा का विषय है। और जो पूरे भारत का माहौल बना हुआ था, कितनी उम्मीदें थी ना हम सभी लोगों को, जो उम्मीदें इस प्रकार से बिखर गई अचानक से, तो दुख सबको हुआ था, यह जाहिर सी बात है। और उस दुख के बावजूद उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो उनको बोला गया कि चुप बैठो, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि पार्टी करनी है, एंजॉय करना है तो हमारे साथ आ सकते हो, अदरवाइज अपने रूम में बैठे रहिए। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ ठीक नहीं है तो उनको बोला गया ठीक है, नहीं है, हमें मत सिखाओ ये चीज़, यह सब हमें मालूम है और ज़्यादा उड़ोगे तो गोली यहीं पे मार दी जाएगी, घर से भी कोई बचाने नहीं आ पाएगा, न वो लोग पहचानेंगे नहीं किसकी बॉडी है। इतनी धमकियाँ तक उनको दे दी गई। और बाद में जिस समय यह पूरा मामला सार्वजनिक हुआ, कब हुआ मामला सार्वजनिक, तो देखिए 19 नवंबर को था वर्ल्ड कप का फाइनल। 20 नवंबर को पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस पहुंची यूनिवर्सिटी में और पुलिस ने यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद यहाँ पे 7 छात्रों को हिरासत में लिया जिनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था, जिनकी कंप्लेंट की गई थी। ठीक है, लेकिन जिस समय इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बातचीत हुई तो जो हॉस्टल के अंदर डीन थे, उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्टल में ऐसा कोई भी इंसिडेंट रात के अंदर नहीं हुआ, जबकि स्टूडेंट्स ने प्रॉपर गवाही दी है, उनके पास में क्लिप्स वगैरह भी थी, प्रॉपर एविडेंस थे जो उन्होंने दिखाया पुलिस को कि देखिए रात में यहाँ पर यह सब कुछ चल रहा था।
लेकिन जो डीन वगैरह हैं, जो प्रशासन है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो कोई भी बात मानने से इनकार कर रहा था। साथ साथ उन लोगों ने यह भी बताया कि ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया, यानी कि पहले हमें कुछ नहीं बताया गया। और जनरली कश्मीर में हम प्रवृत्ति देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत विरोधी गतिविधि करते हैं। आप सभी को याद होगा कि अभी शायद 4-5 दिन ही बीते हैं, मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने राज्य के 4 सरकारी कर्मचारियों को पद से बर्खास्त किया। बर्खास्त इसलिए किया क्योंकि वह टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान को समर्थन दे रहे थे, उसके लिए फंड कलेक्ट कर रहे थे और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे, उसके प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे थे। और अभी सप्ताह भी नहीं बीता और हम देख रहे हैं कि एक अजीब सा मामला हम सभी के सामने आया है। तो बाद में जब पुलिस ने सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किया गया, तो पता लगता है हर एक चीज़ में कि ये जो 7 विद्यार्थी हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ कॉलेज के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप अपने अंतिम वर्ष में थे और कॉलेज आपका खत्म होने वाला था, आप आगे अपने भविष्य पर ध्यान भी दे सकते थे। लेकिन अब पुलिस ने हर एक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद इन 7 लोगों के ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं वो लगाए हैं UAPA 1967 के तहत। इसका अर्थ है कि आप अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत धरे गए हैं और आपने भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ काम किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। क्लियर है बात? अब कायदे से इनके ऊपर अभी तो मामला दर्ज हुआ है। हमारे देश में क्या होता है कि थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं कि भले ही दोषी छूट जाए लेकिन कभी भी किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। यह हमारी न्यायपालिका का सिद्धांत है, ऐसा हम लोग मानते हैं। अब इन लोगों के साथ में क्या होना चाहिए, क्या इन्होंने जो भी किया यह किस हद तक गलत था, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर को 2019 में भारत सरकार ने अमेंडमेंट करके उसके अनुच्छेद 370 को रद्द तो कर दिया था, लेकिन उस सब के बावजूद हम यहाँ पर यह देखते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं, जो यहाँ की आवाम है, यह पूर्णतः भारतीय नहीं हो रही है। इनके हृदय में भारत के लिए कोई भावना नहीं है, कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है और इनके द्वारा किए गए कार्य, आप भारत में रह करके पाकिस्तान समर्थित नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं और उसके अलावा जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है आप लोग उसका भी समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जब से यहाँ पर सिस्टम बदला है, पूरा के पूरे हिस्से को अपने अधीन कर लिया है, एक ही संविधान के तहत आ गया, तो पहले जैसी घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, चीज़ें काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन पहले खुलेआम घटनाएं होती थी। अब यह चोरी छिपे ऐसे काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में विलय करने के लिए। आप लोगों का क्या इसके ऊपर पूरा का पूरा नज़रिया है, आप लोग क्या मानते हैं, आपको कैसा लगा ये सब कुछ सुन करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। लेकिन अब इनके ऊपर लगा है UAPA, तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है, कौन कौन इसके तहत शामिल है और कार्रवाई यदि होती है तो किस प्रकार की होती है इसके अंदर। क्लियर है बात सारी की सारी? तो देखिए, अब हमें यहाँ पर पता लगा कि यह सब इंसिडेंट हुआ तो मामला पुलिस में पहुँच गया। पुलिस ने यहाँ पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया, साथ साथ IPC का सेक्शन 505 और IPC सेक्शन 506 के तहत पूरा केस अभी चल रहा है। अभी केस चल रहा है तो इसीलिए पुलिस ने यह भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इसके तहत ही सारा काम हो, अभी धाराओं को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। तो परिवर्तन संभव है जैसे जैसे हमारी जांच आगे बढ़ेगी और जो इन लोगों पर कार्रवाई हो सकेगी या किसी और मामले में नाम आएगा तो हम और धाराएं भी लगाते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। लेकिन अब आपके लिए ज़रूरी हो गया कि यह धारा 505 और धारा 506 क्या है यह जान लें। तो देखिए, यह IPC की धारा 505 में कहा गया है कि अगर आप किसी एक वर्ग या समुदाय को किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध कोई अपराध करने के लिए या कोई भी गलत कृत्य करने के लिए उकसाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। वहीं सेक्शन 506 में कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को आपराधिक धमकी देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लियर है बात? तो IPC सेक्शन 505 और 506 तो आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता नहीं यहाँ पर आपको कोई डाउट है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं कि UAPA के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या क्या इसमें शामिल है। तो देखिए, यह जो अधिनियम है यह वर्ष 1967 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की एकता, अखंडता चोटिल ना हो, लोग कानून से डरें और ऐसे काम नहीं करें तो बेहतर होगा। आप अपना जीवन जिए, आप रोजगार कीजिए, व्यापार कीजिए, सहायता कीजिए, पर देशभक्ति को बनाए रखिए। अपना देश सर्वोपरि होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश में खा पी रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, वहीं बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल होती है। जैसे कि एक दिन की स्थिति थी, मैंने एक देखा कि साइकिल रेस हो रही थी और साइकिल रेस में जो बच्चे थे उन बच्चों को 2 झंडे दिए गए थे। जहाँ पर रेस हो रही थी उस देश का झंडा, भारत का भी झंडा। तो क्या था कि भारत का जो झंडा था उसकी जो स्टिक थी वो छोटी थी
लेकिन वहाँ का जो मेज़बान देश था उसकी स्टिक बड़ी थी। तो बच्चों के मन में था देशभक्ति अपने देश के प्रति, तो उन्होंने क्या किया, जो बड़ी स्टिक वाला झंडा था उस झंडे को अधिक नीचे खींचा और भारत के झंडे को उन्होंने ऊंचा कर दिया, दूसरे झंडे को नीचे कर दिया। अपने देश के प्रति भावना नहीं है तो क्या फ़ायदा इस देश में। आप देश छोड़ के जा भी सकते हैं, हालांकि कश्मीर कहीं नहीं जाएगा, भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा ही रहेगा। ये बात कश्मीरियों को और साथ साथ में पाकिस्तान वालों को तो अब तक समझ जानी चाहिए, तो पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। अभी ज़रूरत है बुद्धि विकास की ना उन लोगों को। एग्जैक्टली समझ रहे हैं आप लोग भी ना। ओके, तो यह पूरा का पूरा मामला था। अभी यूएपीए के तहत पूरा का पूरा केस चल रहा है, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता एकता की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है, तो देखिए यह जो अधिनियम है किसी एक व्यक्ति पे भी लग सकता है, व्यक्तियों के समूह पे, या कोई अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, वह ऑर्गेनाइजेशन बना किसी और काम के लिए था लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां करने लगा, तो उसको भी इसके तहत चार्ज किया जा सकता है, ठीक है इतना। चलिए अब यहाँ पर क्या क्या कहा गया, इसमें कह रहे हैं कि अगर आप गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं तो गैर कानूनी गतिविधियों में क्या क्या शामिल है, ऐसे कोई भी कार्यवाही जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग पर अधिकार या नियंत्रण स्थापित करती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को यह अलाउड नहीं है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले ले। क्यों, क्योंकि वह क्षेत्र संविधान के अधीन है और संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ ही भारत की संप्रभुता को खंडित करने के लिए या भारत की अखंडता को खंडित करने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए वगैरह वगैरह अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वह सब भी इसके तहत ही चार्ज किए जाएंगे। क्लियर है बात सारी। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखिए इसके तहत यह भी शामिल है कि अनुच्छेद 19 के द्वारा अगर आपको कहा गया है कि आप भारत में कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन मुद्दे कुछ और हो सकते हैं। आपका विषय धार्मिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, लेकिन टेररिज्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने सभा कर ली, हथियार नहीं है, लेकिन आप बात क्या कर रहे हैं कि लाओ पैसे इकट्ठे करते हैं, थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान को फंडिंग करनी है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 है उसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध है। यदि आपका कार्य सकारात्मक है, देश हित में है, जनहित में है, तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इसके विरुद्ध जाते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत केंद्र सरकार को पूरी शक्ति मिली हुई है कि वह कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है और कभी भी कोई उसको उचित लगती है कि भाई कोई गतिविधि देश में हो रही है जो गतिविधि गैर कानूनी है, क्योंकि समय बदलता है, हम सभी जानते हैं ना कि संविधान भी हमारा लोचशील है, समय की आवश्यकता के अनुसार हम उसमें अलग अलग प्रावधानों को शामिल करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार गैर कानूनी गतिविधि, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई नई गतिविधि हुई है जो अब तक गैर कानूनी नहीं थी, जैसे कि एक समय था कि हम लोग ऑनलाइन जो वर्ल्ड है उससे हम परे थे, उसके बारे में नहीं जानते थे, बट आज के समय में ऑनलाइन बहुत कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो गैर कानूनी है। तो सरकार कुछ भी महसूस करती है तो कुछ नहीं करना, उसको बस एक राजपत्र जारी करना है और उसके माध्यम से वह बता देगा कि देखिए ऐसा कुछ हुआ तो यह गैर कानूनी होगा और आपको यूएपीए के तहत चार्ज किया जाएगा। इसमें एक बात खास यह है कि इसके तहत कोई भारतीय व्यक्ति हो तो भी चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर आप विदेशी हैं और विदेशी होने के बावजूद आप ऐसी कोई गतिविधि कर रहे हैं जिससे भारत की एकता अखंडता प्रभावित हो रही है, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी। इतना ही नहीं, अभी बीते दिनों वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया। वह अमेंडमेंट यह था कि यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम 2019 से पहले सिर्फ इतना मानता था कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ही टेररिस्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति टेररिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट किया और यह माना कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो टेररिस्ट हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट कब होगा, जब इसके अंदर काम करने वाले जो पर्सन्स हैं वह टेररिज्म को बढ़ावा देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ना माना जाए, व्यक्तियों को भी टेररिस्ट के रूप में परिभाषित किया जाए, उनको भी आतंकवादी माना जाए। कब हुआ, 2019 में हुआ। और यह किसी को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भारत का ही कोई संगठन हो, यदि कोई विदेशी संगठन भी है ऐसा काम करता है तो आपको हम टेररिस्ट घोषित कर देंगे। किया भी हुआ है हमने। वहीं साथ साथ अगर आप भारतीय व्यक्ति हैं या विदेशी व्यक्ति हैं तो आप इसके तहत चार्ज किए जा सकते हैं, किसी को कोई रियायत नहीं है। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि आप कहीं भी रहें, चाहे भारत में चाहे भारत के बाहर, आपको जो करना है करो, लेकिन भारत की एकता अखंडता और प्रभुसत्ता के विरुद्ध नहीं जाना है, उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारी एकता खंडित हो जाए। रहना है, सिस्टम में रहना है, तरीके से रहना, कायदे से रहोगे, सब चीज़ ठीक है, नहीं रहोगे तो इच्छा है। वैसे सबको पता है कि हमारे देश में रहना है तो एग्जैक्टली
बिल्कुल सही हैं आप। तो यह है मुख्य बात है UAPA की, जैसा कि मैंने आपको सब चीज़ें बताई। अब देखिए इसमें इतनी भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें पकड़ा गया तो उसको आजीवन कारावास दे सकते हैं, आप ही साथ साथ में उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है बेझिझक, कोई रोक टोक नहीं है इसके ऊपर। क्लियर है इतना। इसमें चार्जशीट के लिए माना जाता है कि जो जांच एजेंसी है वह 180 दिनों के भीतर, यानी कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी के 180 दिन के भीतर चार्जशीट दर्ज करेगी। हालांकि अगर कभी ऐसा होता है कि जांच एजेंसी को अधिक समय लग रहा है तो इस दौरान आप हमारी न्यायपालिका के तहत अधिक समय मांग सकते हैं, यानी कि आप सामने जाएं, जजेस से बातचीत करें कि इंक्वायरी चल रही है, अभी और सबूत इकट्ठे करने हैं, इंक्वायरी को अधिक समय लगेगा, तो ऐसी स्थिति में जज साहब को कोऑपरेट करेंगे और हो सकता है कि 180 दिन के बाद में 30 दिन 60 दिन का अधिक समय दे दें ताकि आप अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट कर सकें। क्लियर बात है। तो 180 डेज की जो यह सीमा है इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। वहीं कौन कौन शामिल है, कैसी कैसी सजा है वगैरह वगैरह पूरे प्रावधान आप लोग को याद रख रहे हैं। इसके अलावा भी एक खास बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को UAPA के तहत ही चार्ज किया जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि IPC का एक सेक्शन है 153B। 153B में भी यह उल्लेख किया गया है कि अगर कभी कोई व्यक्ति हमारे देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ करता है, उसके विरुद्ध कोई काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो होगी वह इसके अनुरूप भी की जा सकती है। यह जनरली किसके तहत आता है? यह आता है हेट क्राइम्स में। आप हेट दिखा रहे हैं भारत के प्रति तो वह यहाँ पर शामिल होता है IPC सेक्शन 153B। क्लियर है आप लोग को? तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखना है, ज़रूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हर एक बात आपको मैंने बता दी है, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि इसमें कई बार संशोधन हुए हैं, जैसे कि 2004 में संशोधन हुआ, 2019 में संशोधन हुआ। तो 2004 का जो संशोधन था उसमें इन्होंने परिभाषित कर दिया था आतंकवादी गतिविधियों को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसी कोई भी गतिविधि हो, तो उसके लिए यह संशोधन किया गया था और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की बात की गई थी। वहीं साथ साथ 2019 का जो संशोधन था उसकी प्रमुख बात आपको मैंने बताई कि संस्थाओं के अलावा व्यक्ति भी आतंकवादी होंगे। यह सब काम इन्होंने यहाँ पर कर दिया था। क्लियर है इतना? मुझे लगता है कि वीडियो के हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। आप लोग कहीं पे अगर एग्जाम में भी बातें लिखते हैं, चाहे प्री में आ जाए या फिर मेंस में, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, चीज़ें आपके लिए प्रॉपर कंप्लीट रहेंगी। जैसे कि एक प्रश्न मैंने आपको शुरू में दिखाया था, मुझे लगता है कि अब कोई समस्या का विषय नहीं रहेगा और आप लोग अब इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी सा प्रश्न है, अब आपको यह लग रहा होगा। तो जल्दी से बस अपने बात जो है वह कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। बाकी लोगों तक भी बताइए कहीं कोई गलती से कुछ काम नहीं कर दे जो देश की एकता अखंडता के विरुद्ध हो। देशभक्ति ज़रूरी है। वहीं साथ साथ कमेंट में अपने विषय ज़रूर बताओ और लाइक के बिना नहीं जाइएगा। हालांकि आपको प्रश्न का आंसर भी चाहिए तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। कितने लोग का सही है? उम्मीद करता हूँ सबका सही रहेगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ खास बातों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।